Friends, welcome back to my channel. If you are new viewer, please subscribe my channel for more videos. आज हम बात कर रहे हैं ऑर्डर 3 की सिविल प्रोसीजर कोड के, जो कि बात करता है रिकॉग्नाइज एजेंट एंड प्लीडर्स, यानी कि मान्यता प्राप्त अभिकर्ता या प्लीडर की तरफ से कोई केस लड़ा जा सकता है। क्या कहता है ऑर्डर 3, इसके बारे में हम बात करते हैं कि रूल 1 कहता है ऑर्डर 3 का कि अपेयरेंस एक्स्ट्रा मे बी इन पर्सन बाय रिकॉग्नाइज एजेंट एंड बाय प्लीडर। उपसंजाति आदि स्वयं या मान्यता प्राप्त अभिकर्ता द्वारा या प्लीडर द्वारा ही की जाएगी, ही नहीं द्वारा की जा सकेगी। किसी भी न्यायालय में या उससे कोई भी ऐसी उपसंजाति कोर्ट में उपस्थित होना, किसी भी कोर्ट में उपस्थित होना, आवेदन करना या ऐसी अन्य कार्य करना जिसे ऐसे न्यायालय में करने के लिए कोई पक्षकार विधि द्वारा अपेक्षित या प्राधिकृत है, जिसे करने के लिए जो पार्टी है वह क्या है, उसके पास पावर है, उसके पास अधिकार राइट है कि वह कोई केस दाखिल कर सकती है। तो उस कोर्ट में अपेयर होने के लिए, उस कोर्ट में आवेदन एप्लीकेशन देने के लिए या कोई अन्य कार्य करने के लिए क्या है, वहां के सिवाय जहां तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा अभिव्यक्त रूप से अन्यथा उपबंधित हो कि कोई अलग विधि या प्रोविजन दिया गया है, उसको छोड़ के पक्षकार द्वारा स्वयं यानी जो पार्टी है वह स्वयं कोर्ट में उपस्थित हो सकती है या उसके मान्यता प्राप्त अभिकर्ता द्वारा या उसकी ओर से यथास्थिति उपसंजात होने वाले, आवेदन करने वाले और कार्य करने वाले उसके प्लीडर द्वारा की जा सकेगा। यानी कि जो पार्टी है, जैसे कहते हैं ना कि क्या आप अपना केस खुद लड़ सकते हैं, तो ऑर्डर 3 कहता है कि यस, आप क्या है अपना केस खुद लड़ सकते हैं, क्योंकि इसमें जो रूल दिया हुआ है कि आप स्वयं क्या है कोर्ट में केस दाखिल कर सकते हैं, केस लड़ सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं। लेकिन अगर आपको जितनी नॉलेज नहीं है कानून की, तो आप क्या कर सकते हैं, एक एडवोकेट या एक प्लीडर क्या है या कोई एजेंट क्या है उसकी जगह उसको केस हैंडल करने के लिए दे सकते हैं। उसको क्या है कि वह सारा आपकी तरफ से क्या करेगा, उस कोर्ट में उपस्थित होगा, उसमें जो क्या है एप्लीकेशन किसी तरह की देनी है देगा, और अन्य कार्य जो उस केस की प्रोसीडिंग्स के लिए चाहिए तो वो कर सकता है। तो इस जो रूल 3 है, रूल 3 का ऑर्डर 3 का रूल 1 है, वह ये क्लियरिफाई करता है कि आप खुद भी लड़ सकते हैं, लेकिन आपको नॉलेज कम है कानून की, तो आप क्या है अपने प्लीडर के द्वारा या एजेंट के द्वारा या एडवोकेट के द्वारा क्या है कोर्ट में केस लड़ सकते हैं। परंतु यदि न्यायालय ऐसा निर्देश करे तो ऐसी उपसंजाति स्वयं पक्षकार द्वारा की जाएगी। लेकिन कोर्ट कहता है कि नहीं, जो पार्टी है उसको खुद भी क्या है अपेयर होना जरूरी है। तो उस पे क्या है कोर्ट अगर ऑर्डर करती है तो उस पार्टी को भी प्रेजेंट होना पड़ेगा उस केस में, यानी कि ये रूल 1 में कहा गया है ऑर्डर 3 के। तो आप पे 2 क्लियरिफिकेशन हो गई कि आप खुद केस लड़ सकते हैं, यस लड़ सकते हैं। किसके थ्रू लड़ सकते हैं, ऑर्डर 3 में इसका प्रोविजन दिया गया है, ऑर्डर 3 के रूल 1 में। और क्या है, आप अपने वकील के द्वारा, प्लीडर के द्वारा लड़ सकते हैं, ये भी रूल 1 में ऑर्डर 3 के प्रोविजन दिया गया है। नेक्स्ट आते हैं कि रूल 2, मान्यता प्राप्त अभिकर्ता कौन है, रिकॉग्नाइज एजेंट कौन है। पक्षकारों के जिन मान्यता प्राप्त अभिकर्ताओं द्वारा ऐसी उपसंजातियां आवेदन या कार्य किए जा सकेंगे वे निम्नलिखित हैं। ऐसे यानी कि क्या क्या काम कर सकते हैं जो मान्यता प्राप्त अभिकर्ता हैं, जो एजेंट हैं, वह क्या क्या काम कर सकते हैं, जो एडवोकेट है या प्लीडर है वो कौन कौन से काम कर सकते हैं जो मान्यता प्राप्त है। ऐसे मुख्तारनामे धारित करने वाले व्यक्ति जिनमें उन्हें ऐसे पक्षकारों की ओर से ऐसी उपसंजातीय आवेदन कार्य करने के लिए प्राधिकृत किया गया है, जो एक वकालतनामा दाखिल करके क्या है पार्टी जो वकील है या एडवोकेट है, प्लीडर है या एजेंट है, उसको कहा जाता है कि आप इस केस को हैंडल करेंगे, और वो वकालतनामा क्या है कोर्ट में दाखिल होता है कि ये व्यक्ति मेरे एवज में या मेरे साथ क्या है केस में इंक्लूड है और सारा कुछ हैंडल करने का इसको अधिकार है। तो इस तरीके से या सब जो उसका बी कहता है और रूल
2 का सबसेक्शन बी कहता है कि जहां कोई भी अन्य अभिकर्ता ऐसी संजातीय आवेदनों कार्य करने के लिए अभिव्यक्त रूप से प्राधिकृत नहीं है, यानी कि उसको क्या है प्राधिकृत नहीं किया गया है, उसको राइट नहीं दिया गया है उस केस को लड़ने के लिए, वहां ऐसे व्यक्ति जो उन पक्षकारों के लिए या उसके नाम से व्यापार या कारोबार करते हैं, जो पक्षकार उस न्यायालय के अधिकारता की स्थानीय सीमाओं के निवास नहीं करते हैं, जिन सीमाओं के भीतर ऐसी संजातीय आवेदन कार्य ऐसे व्यापार या कारोबार के ही बाबत किया जाता है। तो ये बताया गया है कि जो व्यक्ति जो प्राधिकृत नहीं गए हैं, तो उसके जो कारोबार करते हैं, किसी बिजनेस में कोई व्यक्ति क्या है काम करता है, वो भी उस केस को हैंडल कर सकता है उसके एवज में। नेक्स्ट आते हैं रूल 3। रूल 3 कहता है मान्यता प्राप्त अभिकर्ता पर आदेशिका की तामील, यानी कि सर्विस ऑफ प्रोसेस ऑन रिकॉग्नाइज्ड एजेंट के ऊपर भी क्या है संबंध की तामील की जा सकती है, जहां जब तक न्यायालय अन्यथा निर्दिष्ट नहीं करता किसी पक्षकार की मान्यता प्राप्त अभिकर्ता पर तामील की गई अधिकार वैसे ही प्रभाव होंगी मानो उसकी तामील स्वयं पक्षकार पर की गई हो। यानी कि कोर्ट ने क्या करा, कोर्ट ने उस पार्टी पे क्या है संबंध की तामील सर्विस करने के लिए कि आपके अगेंस्ट क्या है कोई केस दाखिल हुआ है, जो प्लीडर यानी कि जो एडवोकेट जो पार्टी ने क्या है जो डिफेंडेंट है उसने जो एडवोकेट किया हुआ था उस पे संबंध की तामील की जा सकती है, और कोर्ट यह समझेगी कि जैसे कि पक्षकार पर हो गई वो तामील। कोर्ट को जो है कोर्ट ने अगर उस पर संबंध की सर्विस कर दी तो कोर्ट उसको यह समझेगी कि हाँ यानी कि सर्विस की जो एडवोकेट पे जो संबंध की सर्विस हुई है वह पक्षकार पे हो गई, ऐसा समझेगी। नेक्स्ट कहता है सब रूल 2 कहता है जो बंद बात के किसी पक्षकार पर आदेशिका की तामील के लिए हैं वे उसके मान्यता प्राप्त अभिकर्ता पर आदेशिका की तामील को लागू होंगे, यानी सेम प्रोविजंस लागू होंगे जो एक पक्षकार पर तामील के लिए होते हैं, सेम उस एडवोकेट एजेंट या जो प्लीडर है उस पर सेम अप्लाई होंगे। नेक्स्ट बात करते हैं प्लीडर की नियुक्ति कैसे की जाएगी, अपॉइंटमेंट ऑफ प्लीडर। कोई भी प्लीडर किसी भी न्यायालय में किसी भी व्यक्ति के लिए कार्य नहीं करेगा जब तक कि वह उस व्यक्ति के द्वारा ऐसी लिखित दस्तावेज द्वारा इस प्रयोजन के लिए नियुक्त ना किया गया हो। यानी कि जो प्लीडर है, एडवोकेट है या एजेंट है वह तब तक कोई काम नहीं कर सकता जबकि एक लिखित द्वारा जैसे कि वकालतनामा पावर ऑफ अटर्नी साइन की जाती है कि वह व्यक्ति इस केस को हैंडल करेगा। उसके अलावा क्या है तब तक वह व्यक्ति नहीं काम कर सकता जब तक उसे लिखित में हस्ताक्षर करके कोर्ट में जमा नहीं करा दिया जाता है वो वकालतनामा या पावर ऑफ अटर्नी, जो उस व्यक्ति द्वारा या उसके मान्यता प्राप्त अभिकर्ता द्वारा या उसकी नियुक्ति के लिए मुक्तारनामे द्वारा या उसके अधीन सम्यक रूप से प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित है। तो उसका साइन होने चाहिए उस पार्टी के, तो ही वह वकील या एडवोकेट क्या है उस केस को हैंडल कर सकता है, वो भी रिटन में। नेक्स्ट सब रूल 2 कहता है रूल 4 का हर ऐसी नियुक्ति न्यायालय में फाइल की जाएगी। मैंने कहा ना कि जब कोर्ट में वकालतनामा दाखिल होता है कोर्ट के जो फाइल है उसमें लगाया जाता है वो वकालतनामा पावर ऑफ अटर्नी, और उपनियम 1 के प्रयोजन के लिए तब तक प्रवृत्त समझी जाएगी जब तक कि वे न्यायालय की इजाजत से ऐसे लेख द्वारा यानी कि प्रदर्शित ना कर दी गई हो जो यथास्थिति मुवक्किल या प्लीडर द्वारा हस्ताक्षरित है और न्यायालय में फाइल कर दिया गया है, या जब तक मुवक्किल या प्लीडर की मृत्यु ना हो गई हो या जब तक बाद में कि उस मुवक्किल से संबंधित समस्त कार्रवाइयों का अंत ना हो गया हो तब तक क्या है वो कंटिन्यू रहेगी। सॉरी, एक्सप्लेनेशन दी हुई है कि इस उपनियम के प्रयोजन के लिए निम्नलिखित को बाद में की कार्रवाई समझा जाएगा। मीन्स बाद में डिक्री या आदेश के पुनर्विलोकन के लिए आवेदन किया जा सकता है। बाद में की गई किसी डिक्री या आदेश के संबंध में संहिता की धारा 144 धारा 152 के अधीन आवेदन किया जा सकता है। बाद में
कि किसी डिक्री या आदेश की अपील कर सकता है वो प्लीडर या एडवोकेट। बाद में पेश की गई या फाइल की गई दस्तावेज की प्रति या कॉपी या उन दस्तावेजों की वापसी अभिप्राप्त करने या बाद के संबंध में न्यायालय में जमा की गई धनों का परिदाय अभिप्राप्त करने के प्रयोजन के लिए आवेदन या कार्य कर सकता है प्लीडर या एडवोकेट। जो उपनियम 2 की किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह प्लीडर या उसके मुवक्किल के बीच इस अवधि का विस्तार करती है जिसके लिए प्लीडर मुकर्रर किया गया है। यानी जब तक क्या है उसको जो प्लीडर है एडवोकेट है उसको केस हैंडल करने के लिए दिया गया है तब तक ही वह वो केस हैंडल कर सकता है। उस न्यायालय से भिन्न जिसके लिए प्लीडर मुवक्किल किया गया है, किसी न्यायालय द्वारा जारी की गई किसी सूचना दस्तावेज को प्लीडर पर उस दशा को छोड़कर तामील करना अधिकृत करती है जिसमें मुवक्किल उपनियम 1 के निर्दिष्ट दस्तावेजों में ऐसी तामील के लिए अव्यक्त रूप से सहमत हो गया है। तो क्या है उस सर्विस की जा सकती है उस एडवोकेट पे। सब रूल 4 कहता है उच्च न्यायालय साधारणतः आदेश द्वारा यह निर्देश दे सकेगा कि जहां वह व्यक्ति जिसके द्वारा प्लीडर नियुक्त किया गया है अपना नाम लिखने में असमर्थ है, वहां प्लीडर को नियुक्त करने वाली दस्तावेज पर उसका चिन्ह ऐसे व्यक्ति के द्वारा या ऐसी रीति से अनुप्रमाणित किया जाएगा जो उस आदेश द्वारा विनिश्चित किया गया है। कि कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको कि साइन करना नहीं आते तो वो कोई ऐसा चिन्ह उसको ऐसे जो है उसको प्रमाणित किया जाएगा कि वह उसी व्यक्ति का चिन्ह है, अंगूठा है या जो है, और कि उसने वह एडवोकेट किया है, उसे अपॉइंट किया है। सब रूल 5 कहता है कि जो कोई प्लीडर केवल अभिवचन के प्रयोजन से मुकर्रर किया गया है वह किसी पक्षकार की ओर से तब तक अभिवचन नहीं करेगा जब तक उसके स्वाक्षरित या लिखित निम्नलिखित का कथन करने वाला उपसंजाति का ज्ञापन न्यायालय में फाइल ना कर दिया गया है। कि कोई प्लीडर जो है, कोई एडवोकेट जो है खाली प्लीडिंग्स के लिए क्या है, कोई अभिवचन के प्रयोजन के लिए उसे अपॉइंट किया गया है तो उसका जो है रिटन में क्या है हस्ताक्षर साइन होने चाहिए। नेक्स्ट है बात के पक्षकार का नाम होना चाहिए उसमें, उस पक्षकार का नाम जिसके लिए वह उपसंजात हो रहा है कोर्ट में, उस व्यक्ति का नाम जिसके द्वारा वह उपसंजात होने के लिए प्राधिकृत किया गया है। परंतु इस अधिनियम की कोई भी बात किसी ऐसे प्लीडर को लागू नहीं होगी जो किसी पक्षकार की ओर से अभिवचन करने के लिए ऐसे अन्य प्लीडर द्वारा मुकर्रर किया गया है जिसे ऐसे पक्षकार की ओर से न्यायालय में कार्य करने के लिए सम्यक रूप से नियुक्त किया गया है। तो ये सारा बताया गया है कि कैसे एक प्लीडर नियुक्त किया गया है। अगर वह खाली प्लीडिंग्स के लिए नियुक्त किया गया है तो उसमें क्या है नाम पता होना चाहिए, पक्षकार का सारा कुछ रिटन में होना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं रूल 5। ऑर्डर 3 का रूल 5 कहता है प्लीडर पर आदेशिकाओं की तामील, सर्विस ऑफ प्रोसेस ऑन प्लीडर। किसी आदेशिका की तामील आदेशिका के बारे में जिसकी तामील ऐसे प्लीडर पर कर दी गई है जिसे किसी पक्षकार की ओर से न्यायालय में कार्य करने के लिए सम्यक रूप से नियुक्त किया गया है। कि जो आदेशिका की तामील है जो ऑर्डर किया गया है कोर्ट के द्वारा वो ऐसे प्लीडर या एडवोकेट पर कर दी गई है जो इस कार्य को करने के लिए उस पक्षकार के द्वारा अपॉइंट किया गया है, या जो ऐसे प्लीडर के कार्यालय में या उस स्थान पर जहां वह मामूली तौर पर निवास करता है छोड़ दी गई है, चाहे वे पक्षकार की सुविधा संचालती के लिए हो या नहीं। इस उपधारणा की जाएगी कि वह उस पक्षकार को सम्यक रूप से संसूचित कर दी गई है और ज्ञात कर दिया गया है जिसका प्रतिनिधित्व वह प्लीडर करना द्वारा करता है, और जब तक न्यायालय अन्यथा निर्देश ना करे तब तक यह समस्त प्रयोजन के लिए वैसी ही प्रभावी होगी मानो स्वयं पक्षकार को वह कर दी गई है और स्वयं पक्षकार द्वारा उसकी तामील की गई थी। यानी कि उसके प्लीडर को यानी एडवोकेट को क्या है सम्मन की सर्विस कर दी गई है, ऑर्डर की जो आदेश कर दी गई है उसकी सर्विस कर दी गई है, तो ये समझा जाएगा कि उस पक्षकार पर कर दी गई है क्योंकि उस पक्षकार ने उस एडवोकेट को नियुक्त किया है। नेक्स्ट बात करते हैं रूल 6। रूल 6 कहता है कि अभिकर्ता तामील का प्रतिग्रहण करेगा, एजेंट टू एक्सेप्ट सर्विस। नियम 2 में वर्णित मान्यता प्राप्त अभिकर्ता के अतिरिक्त ऐसे कोई व्यक्ति
जो न्यायालय की अधिकारिता के भीतर निवास करता है या अधिष्ठा की तामील का प्रतिग्रहण करने के लिए अभिकर्ता को नियुक्त किया जा सकेगा, कि जो अभिकर्ता की जो है उस पर तामील जो की है वह उसे एक्सेप्ट कर सकता है उस सर्विस को। नेक्स्ट बात करते हैं सब रूल 2 कहता है रूल 6 का कि नियुक्ति लिखित नहीं होगी, न्यायालय में फाइल की जाएगी। ऐसी नियुक्ति विशेष और साधारण हो सकेगी, ऐसी लिखित द्वारा की जाएगी जो मालिक द्वारा हस्ताक्षरित हो, और ऐसे लिखित या यदि नियुक्ति साधारण है तो उसकी प्रमाणित प्रति न्यायालय में फाइल की जाएगी। कि जो अभिकर्ता जो है एजेंट जो है जिसको की सर्विस जो संबंध की सर्विस होनी है उसके लिए क्या है अपॉइंट किया गया है, तो वह जो नियुक्ति की गई है उस एजेंट की उसकी रिटर्न में होगी और न्यायालय में उसको फाइल किया जाएगा सारा कुछ। न्यायालयवाद के किसी भी ऐसे पक्षकार हो जिसका कोई ऐसा मान्यता प्राप्त अभिकर्ता नहीं है जो न्यायालय की अधिकारिता के भीतर निवास करता है, या जिसका कोई ऐसा प्लीडर नहीं है जो उसकी ओर से न्यायालय में कार्य करने के लिए सम्यक रूप से नियुक्त किया गया है, वाद के किसी भी प्रकरण पर यह आदेश दे सकेगा कि वह अपनी ओर से अधिकार की तामील का प्रतिग्रहण करने के लिए निर्दिष्ट समय के भीतर ऐसे अभिकर्ता नियुक्त करे जो न्यायालय की अधिकारिता के भीतर निवास करता हो। यानी कि कोर्ट क्या ऑर्डर कर सकती है कि कोई पार्टी ने जो है केस दाखिल जिसके अगेंस्ट केस दाखिल किया गया है उस पर सम्मन की सर्विस करनी है, और कोई ऐसा प्लीडर अपॉइंट नहीं किया गया है उस पार्टी के द्वारा, ना कोई एजेंट जो है उस जो न्यायालय के जुरिडिक्शन है उसके अंदर उस पर सम्मन की सर्विस हो सके, तो कोर्ट ऑर्डर कर सकता है कि आप एक एजेंट या जो प्लीडर है वो अपॉइंट करें और उस पर जिससे कि उस पर क्या है सम्मन की सर्विस की जा सके। तो ये सारा कुछ बताया गया है रूल 6 में। तो ये कंप्लीट होता है ऑर्डर 3। तो ऑर्डर 3 बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन इससे रिलेटेड आते हैं एग्जाम्स वगैरह में भी। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी ऑर्डर 4। इफ़ यू लाइक माय वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।